नमस्ते। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने जो प्रकरण प्रारंभ किया था विकारी शब्द, यानी वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं क्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो कल का जो हमारा प्रकरण था वो था संज्ञा का। तो जिन भी विद्यार्थियों ने संज्ञा नहीं पढ़ी है वो पूर्व क्लास में संज्ञा का ज्ञान प्राप्त कर लें, यानी संज्ञा की क्लास को देख लें। क्योंकि देखो, जो व्याकरण है उसके अंदर जो चीजें जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो पूर्व क्लास को देखने से आपको ये टॉपिक और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वह है सर्वनाम। ये जो सर्वनाम होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सर्व का मतलब होता है सबका नाम, अर्थात सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? सबका नाम। इसका जो अर्थ है वो ये होता है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सभी के लिए करते हैं, यानी जैसे मैं है तो मेरे लिए नहीं, सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने सर्वनाम को क्या कहा? सबका नाम। वह का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, किसी पशु पक्षी जानवर प्राणी किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो वह किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो क्या बताओ? सबका नाम है। ठीक है, इसलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ क्या बताओ? सबका नाम। जबकि अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि वे शब्द जो पूर्वापर संबंध के कारण संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? यानी हम परिभाषा की बात करेंगे सर्वनाम की, तो वे शब्द जो पूर्वापर संबंध के कारण संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें क्या कह देते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो आपने ये परिभाषा तो पढ़ी होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम। अब यहां आया पूर्वापर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब मैंने आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाई थी तो एक वाक्य लिखाया था कि राम थककर उसके घर में सो गया। तो हमने कहा था कि भाई ये उसके नहीं है, इसकी जगह राम थककर अपने घर में सो गया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके का मतलब दूसरा होता है और दूसरे के लिए हम उसके आप प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन पहले संज्ञा है। जैसे अगर ये वाक्य इस तरह होता कि राम मोहन के घर गया और उसके घर सो गया, तो अब तो मोहन आ गया तो उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन वो वाक्य था अगर राम थक कर क्या उसके घर में, तो उसका जो है वो हम दूसरे के लिए करते हैं, तो पहले उसका क्या होना चाहिए? नाम आना चाहिए। तो पहले संज्ञा आएगी, फिर संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दोबारा संज्ञा की आवृत्ति होगी, तो फिर किसका प्रयोग हो गया? सर्वनाम का। ठीक है, जैसे मैं आपको एक लिखता हूं, एक वाक्य है कि एक बार एक किसान था, वह खेत पर जा रहा था, इधर
अब ये वाक्य कि एक बार वह किसान था, क्या यहां किसान की जगह हम वह का प्रयोग कर सकते हैं कि एक बार एक वह था? अर्थात कहने, लेकिन वह खेत पे जा रहा था, यहां किसान की जगह हम वह का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका पूर्वापर संबंध है किसे? किसान से। लेकिन पहली बार हम वह का, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर दें, नहीं, पूर्वापर संबंध यानी पहले उसका संबंध उस वाक्य से होना चाहिए। इसलिए इसमें एक शब्द जोड़ा है कि वे शब्द जो पूर्वापर संबंध के कारण संज्ञा के स्थान पर क्या बताओ प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? सर्वनाम। अब यहां हमने क्या बताओ, वह किसके स्थान पर प्रयोग किया है? किसान जो संज्ञा है उसके स्थान पर किसान ने लिखकर हमने किसका प्रयोग कर दिया? वह का। तो वह शब्द क्या है भाई? सर्वनाम है, जिसका प्रयोग किसके स्थान पर हुआ है? किसान। तो पहली बार हम वह का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पहले उसका संबंध तो संज्ञा से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये आया कि भाई ये परिभाषा क्लियर है ना कि वे शब्द जो पूर्वापर संबंध के कारण संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब जो बात आई वो ये आई कि साहब इनको सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर क्यों करते हैं? तो इसमें लिखो आप कि संज्ञा शब्दों के आवृत्ति या पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या बताओ कि संज्ञा शब्दों के आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। अब ये ऊपर वाक्य लिखा है, एक बार एक किसान था वह खेत पर जा रहा था। एक बात और याद रखनी है, यदि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन क्या नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि एक बार एक किसान था, किसान खेत पर जा रहा था, तो भी वही अर्थ निकलेगा, और एक बार एक किसान था वह खेत पे जा रहा था, तो भी वही अर्थ निकलेगा। देखो ये जो बातें हैं इनको आपको ध्यान से समझना है कि आजकल परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड और कई परीक्षा हुई हैं, वहां परिभाषा और जो उसके लक्षण होते हैं उनसे खूब प्रश्न पूछे गए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एक एक बात को समझते हुए चलता है कि एक बार एक किसान था वह खेत पर जा रहा था। मैंने कहा था कि यह वह का प्रयोग हमने किसके स्थान पर किया है? किसान। या हम किसान का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार एक किसान था, किसान खेत पर जा रहा था, किसान को रास्ते में एक सांप मिला, किसान उस सांप को घर ले आया क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। किसान ने उसे आंच के सामने क्या बताओ तपाया, उसे दूध पिलाया, फिर वह किसान। तो कहने का मतलब है कि हम जब कोई कहानी या ऐसा कोई बात कहते हैं तो उसमें बार बार किसान की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? आवृत्ति। तो वो थोड़ा सा भाषा की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उस आवृत्ति या पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हमने किसान जो संज्ञा है उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? वह सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। किसका कर दिया? वह। तो यानी संज्ञा शब्दों के क्या बताओ आवृत्ति या पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। ठीक है, तो एक परिभाषा हुई और ये आपने समझ लिया क्या है। ठीक है, चलो तो दो बातें हुई, आगे अपन बात करते हैं तो हमारा अगला बिंदु यह है कि सर्वनाम क्या है बताओ। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। ये तो आप समझ गए हो कि सर्वनाम क्या है बताओ? विकारी। मैंने कहा था ना विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बताओ क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी क्यों है? क्योंकि इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद ये रखोगे कि सर्वनाम में
लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के आधार पर विकार कह दो चाहे परिवर्तन कह दो, लिंग के आधार पर विकार क्या नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अर्थात मैं का प्रयोग पुरुष के लिए भी मैं का होगा और स्त्री के लिए भी क्या होगा, मैं का प्रयोग होगा। अर्थात लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसके आधार पर होता है, तो सर्वनाम शब्दों में वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन या विकार होता है। किस किस के आधार पर होता है, या तो किसके आधार पर होगा, वचन के आधार पर, या फिर किसके साथ आधार पर होगा, कारक के आधार पर विकार होता है। यह बात आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि सर्वनाम शब्दों में जो विकार होता है वो किसके आधार पर होता है, या तो होगा वचन के आधार पर और या फिर होगा किसके आधार पर बताओ, कारक के आधार पर। थोड़ा सा आपको समझना है कि जैसे मैंने आपको लिखा मैं, ये सर्वनाम शब्द है। क्या है ये, सर्वनाम शब्द। तो इसमें मैंने कहा था एक तो होता है वचन के आधार पर, तो इधर लिख दिया एक वचन और इधर लिख दिया हमने क्या बताओ, बहुवचन। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा मैं, ये एक वचन में है और यहां बहुवचन में, तो ये मैं का क्या हो जाएगा बताओ, हम हो जाएगा। अर्थात वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। अब अगर हम कहें कि साहब कारक के आधार पर, तो जैसे हम करें कर्ता कारक, कौन सा कारक, कर्ता कारक, तो इस मैं का मैं भी रह सकता है और इस मैं का क्या बताओ, मैंने भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मैंने हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल के साथ यदि सकर्मक क्रिया है तो ही ने परसर का प्रयोग होता है, वरना क्या नहीं होता। तो मैं का मैं भी रह सकता है, मैं का क्या हो गया, मैंने हो गया। अब ये हम हैं, इसका बताओ अगर हम कर्ता कारक के साथ, तो हम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमें हो सकता है या फिर हो सकता है हमने। क्लियर ना, ये तो हुआ कर्ता कारक के साथ। अब आया दूसरा क्या बताओ, कर्म कारक। क्या आया, कर्म कारक। ठीक है, इसमें इसे या तो हो सकता है मुझे, या फिर इसका कारक चिन्ह क्या होता है दूसरा बताओ, मुझको, यानी कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को, तो ये क्या हो जाएगा, मुझको। यानी परिवर्तन हो गया मैं का किसमें बताओ, मुझको। अब बहुवचन है तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, हमको। यानी कौन सा कारक है ये, कर्म कारक के साथ किसका परिवर्तन हो रहा है, मैं का। मैंने कहा मैं, यानी जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनका जो परिवर्तन है उनमें विकार या तो वचन के आधार पर होता है या फिर किसके आधार पर होता है, कारक के आधार पर। अब यही शब्द यदि हम करण कारक में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मुझसे, और ये क्या हो जाएगा बताओ, हमसे। ठीक है, हां, अगर इसको हम करण के बाद ले जाएं संप्रदान में, किसमें, संप्रदान, तो संप्रदान का क्या होता है, के लिए या फिर को होता है। तो जैसे ये मुझको है, ये को, यानी संप्रदान के दोनों होते हैं, को भी होता है और क्या होता है, के लिए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है। और इधर क्या हो जाएगा बताओ, हमको हो जाएगा या हमारे लिए हो जाएगा। संप्रदान के बाद क्या आता है बताओ, अपादान, और अपादान का भी क्या होता है, से। तो जैसे मैंने यहां लिखा है ना मुझसे, तो यहां पर भी क्या बताओ, मुझसे का प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें से भी होता है और क्या बताओ, के द्वारा भी होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा भी हो सकता है।
ऐसे ही वो क्या हो सकता है, हमारे द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां भी मुझसे हो गया, ये क्या हो सकता है बताओ, ये हमसे हो सकता है, क्योंकि क्या गया बताओ, अपादान, क्या गया, अपादान। उसके बाद क्या आता है बताओ, संबंध। संबंध कारक, संबंध का क्या होता है, काके की रा रे री, तो ये हो जाएगा बताओ, मैं का क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो यानी इसमें मेरी भी हो जाता है ना। और ये वस्तु के साथ होता है, कारक तो यानी सर्वनाम तो दोनों के लिए सेम ही हो गया है ना, मेरा, मेरे और हमारा, हमारे, ठीक है। इस तरह से ये किसके साथ हो गया, संबंध के साथ हो गया, ठीक है। और लास्ट क्या बचा बताओ, अधिकरण, क्या बचा, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, मैं और पर, तो ये क्या हो जाएगा, मुझ पर या मुझ में, और ये क्या हो जाएगा, हम में। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि सर्वनाम शब्दों में जो परिवर्तन, ये या मत करना कि यार लिंग से हो रहा है, ये देखो, जो ध्यान रखना, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ये जो मेरा, मेरी, हमारा, हमारी हुआ है, ये आने वाली वस्तु के लिए हुआ है। जैसे लड़की है, अगर उसकी पुस्तक है तो वो कहेगी मेरी पुस्तक है, और लड़का है तो भी कहेगा मेरी पुस्तक है। तो यह लड़का और लड़की के कारण चेंज नहीं हो रहा है लिंग, या पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए इसका प्रयोग उसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संबंध। तो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि सर्वनाम शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वो दो ही तरीके से होता है, या तो बताओ वचन से होता है, या फिर किससे होता है, कारक से। तो ये सातों कारक हो गए, आठवें का तो कोई महत्व तो है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि सर्वनाम शब्दों में, वैसे सर्वनाम विकारी शब्द है, और विकारी शब्द किसके आधार पर बदलते हैं, मैंने बताया था, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। लेकिन सर्वनाम शब्दों में विकार केवल दो ही आधार पर होता है, या तो किस पे होता है बताओ, वचन के आधार पर, या फिर किसके आधार पर होता है, कारक के आधार पर, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। हिंदी में कुल कितने, 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। अगर सर्वनाम शब्दों की बात करें मूल, तो 11 ही सर्वनाम शब्द होते हैं, बाकी तो फिर इनके विकारी रूप हैं, बाकी तो इनके क्या हो जाएंगे, विकारी रूप। तो हिंदी में कुल कितने, 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। वो इस प्रकार हैं, देखो, मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और आप। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि हिंदी में कुल क्या, 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। हिंदी में कुल कितने, 11 सर्वनाम शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है अगली बात कि हिंदी में सर्वनाम शब्द तो कितने हो गए, 11, कितने हो गए, 11। लेकिन अगर अपन बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं,
यानी सर्वनाम शब्द तो कितने होते हैं? 11। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने करोगे आप? 6। कितने भेद करोगे? 6। कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक क्या? सर्वनाम। और ऊपर जो लिस्ट है उसमें से 2 को उतार दो। यहां बताओ पहला क्या लिखा था? मैं और तुम, यानी क्रम से लिखते जाओ और 2-2 को उतारते जाओ। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं। जो सर्वनाम शब्द लिखे, देखो ये लिखे, तो यानी पुरुषवाचक में कौन आ गया? मैं और तुम। नंबर 2 कौन सा आएगा भाई? निश्चयवाचक। कौन सा आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन आएगा बताओ? यह और वह। कौन आ गया? यह और वह। तीसरा कौन सा हो जाएगा? निश्चय के आगे है लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला नाम 2 के उठा लो, बताओ क्या बचा? कोई और कुछ। बिल्कुल ये याद करोगे, इतना तो याद हो तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, कोई और कुछ, क्योंकि परीक्षा में अगर आसान सा प्रश्न हो गया तो आपका इससे भी काम चल सकता है। पहले 11 शब्द होंगे, मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और आप। ठीक है, नंबर 4 जो भेद आता है वो है प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फिर से 2 उठा लो, तो क्या बचा बताओ? कौन और क्या। नंबर 5 कौन सा है? संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें से कौन आ गए? जो और सो। कौन से आ गए? जो और सो। और नंबर 6 कौन सा हो गया? निजवाचक। कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम। और जैसा कि स्पष्ट है कि अब 2 नहीं, केवल क्या बचा है? आप। तो इसमें क्या आ गया? आप। अर्थात कहने का जो अर्थ है यह है कि सर्वनाम शब्द तो कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने हो गए, तो कितने करोगे आप? 6। कितने भेद करोगे? 6। बिल्कुल ये है, और ये आपको याद रखने। अब हम थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई पुरुषवाचक में मैं और तुम। देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि व्यक्ति को ही तो हम क्या कह देते हैं? पुरुष, तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, तुम का प्रयोग भी हम किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, किसी गाय से तो नहीं कह देंगे ना तुम दूध क्यों नहीं देती, कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि तुम का प्रयोग केवल किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। ठीक है, तो जिनका प्रयोग पुरुष के लिए होगा वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। ठीक है, अगला आया निश्चयवाचक, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित घटना, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। इसमें आया यह और वह। मैं आपसे कहूं कि यह मेरा पेन है, ठीक है, तो इसमें निश्चितता का बोध झलकता है कि यह मेरा पेन है। नजदीक की वस्तु है तो यह का प्रयोग कर देंगे, दूर की वस्तु है तो किसका? वह मेरी गाड़ी है। किसका प्रयोग हो जाएगा? वह का। किसका हो जाएगा? वह का। वह मेरी क्या है? गाड़ी है। क्लियर? तो यह और वह। ठीक है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया? निश्चयवाचक। इतना याद रखना मन में, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है, वह मेरा घर है, तो यह किसका बोध होता है? निश्चय। निश्चय उसी का है, इसलिए क्या हो गया? निश्चयवाचक। अगला आया अनिश्चयवाचक, यानी जब किसी वस्तु, स्थान या घटना का हमें निश्चित बोध नहीं होता है तो हम कह देते हैं क्या? बताओ, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है, इसका मतलब है हमें पता नहीं वो कौन है, तभी तो कोई का प्रयोग किया। ठीक है, हाँ, कमरे में कुछ है तो इसका मतलब निश्चित वो पता नहीं है, नहीं तो हम उसका नाम ही ले देते। तो कोई और कुछ किसमें आ गई बताओ? अनिश्चयवाचक में। और नाम से ही स्पष्ट है कौन और क्या, है ना, ये तो है ही प्रश्नवाचक शब्द, कौन क्या, है ना।
तो इसका मतलब है क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न, इसलिए कौन और क्या को किस में रख दिया, प्रश्नवाचक में। वेरी आसान है याद रखना। और जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो करेगा सो भरेगा। तो संबंध हो गया ना, जो के साथ किसका, जैसी करनी वैसे भरनी। तो जो और सो ये किसको दर्शाते हैं, संबंध को। ठीक है, किसको दर्शाते हैं, संबंध को। तो ये कैसे हो गए, संबंधवाचक। और निजवाचक में हम स्वयं हैं, अपने आप हैं, आप, ये किस में आ गया, निजवाचक। तो बिल्कुल इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। और याद करना आसान है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएंगे, मैं और तुम, क्योंकि इनका प्रयोग केवल किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए। यह वह मैंने बता ही दिया कि यह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, तो यहां निश्चितता का बोध होता है, इसलिए निश्चयवाचक हो गई। और जब किसी का निश्चित बोध नहीं हो तो वहां कोई और किसका प्रयोग करते हैं, कुछ का, तो यह निश्चयवाचक हो। या कौन और क्या ये साधारण है कि किसके बताओ, प्रश्न के लिए काम में आते हैं। और जो और सो किसको बताते हैं, संबंध को। और आप किस में आ गया, निजवाचक में। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने पढ़ी। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला जो हमारा सर्वनाम है उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मैंने आपको बताया था कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग क्या बताओ, व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, उन्हें हम कह देते हैं क्या बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कह देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बिल्कुल लिखो कि जिन, चलो पेन चेंज कर लेते हैं ना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, नंबर एक, उत्तम पुरुष। नंबर दो, मध्यम पुरुष। और नंबर तीन क्या, अन्य पुरुष। तो पुरुष कितने प्रकार के हो गए भाई, तीन प्रकार के। बताओ कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या बताओ, अन्य पुरुष। तो देखो अंतर क्या है वो समझना है। उत्तम पुरुष का मतलब यह होता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक स्वयं के लिए करता है, उन्हें हम कहते हैं क्या बताओ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, अब वक्ता है तो उसके सामने क्या होगा बताओ, श्रोता, और लेखक है तो फिर कौन, पाठक। या हम ये कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के लिए करता है, किसके लिए करता है, सामने वाले व्यक्ति के लिए करता है,
उन्हें हम कहेंगे क्या बताओ, मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जो वहां उपस्थित नहीं हो, यानी ऐसा, यानी वक्ता या श्रोता किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां उपस्थित नहीं हो, तो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वह क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बताओ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या, अन्य पुरुष। ठीक है, अब एक एक को चलो देखते हैं हम। तो पहला लिखा हमने, क्या बताओ, उत्तम पुरुष। तो क्या परिभाषा होगी उत्तम पुरुष के, कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता, या लिखने वाला क्या हो सकता है, लेखक। भाई हमारी जो भाषा है उसके 2 ही तो रूप है, या तो बोलकर या फिर क्या बताओ, लिखकर। वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, किसके लिए, स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बताओ, स्वयं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैं का। लेकिन यदि बहुवचन है तो हम क्या कह देंगे, हम। और मैंने कहा था कर्ता में हम क्या कह देंगे, मुझे। क्या कह देंगे, मुझे कह देते हैं ना। मैंने कहा था ना कि कारक के साथ बदलते हैं तो क्या बताओ, मुझे। और बताओ क्या हो जाएगा, कर्म में क्या हो जाएगा, मुझको। संबंध में क्या हो जाएगा, मेरा, मेरी। और हम का क्या हो जाएगा बताओ, हमारा, क्या, हमारी, हमको, हमें। ठीक है, यानी हर कारक के साथ ये क्या बताओ, बदलते चले जाएंगे। हर कारक के साथ क्या बताओ, ये बदलते चले जाएंगे। तो मैं, हम, मुझे, मेरा, मेरी, हमारा, हमारे, इनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, इसलिए कैसे हो गए ये उत्तम पुरुष। कैसे हो गए, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब इनका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, तो वो अपन जानते ही हैं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो सिंपल हो गया ना कि मैं कल कहां जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा। तो मैं किस में आ गया भाई, उत्तम पुरुष में आ गया। किस में आ गया, उत्तम पुरुष में। तो यहां फोकस करेंगे तो है ना, हम कल मेला देखने जाएंगे, तो हम किस में आ गया, उत्तम पुरुष में आ गया, क्योंकि अब बहुवचन है। ठीक है, मेरा कल का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मेरा हो गया ना। तो ये सभी किस में आएंगे बताओ, उत्तम पुरुष में। किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। ठीक है, नंबर अगला है हमारा कौन सा, मध्यम पुरुष। कौन सा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष की क्या परिभाषा होगी, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
वक्ता या लेखक श्रोता यानी सुनने वाला या पाठक के लिए करता है, अर्थात कोई भी बोलने वाला अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए, है ना, पाठक के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो बताओ सामने वाले को आप क्या कहोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल तू कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं, तुम्हारा कह सकते हैं, तेरा कह सकते हैं, तेरी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आपका कह सकते हैं, ठीक है, आपकी कह सकते हैं। इन सब का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सामने वाले। तुझे कह सकते हैं तो तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी, आपका, आपकी, इन सब का प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। इसलिए सब किस में आएंगे बताओ? मध्यम पुरुष में। किस में? मध्यम पुरुष में। तुझे भी हो सकता है, जैसे वहां मुझे था ना, तो यहां क्या हो सकता है? तुझे, तुझको, सारे शब्द आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सामने वाले व्यक्ति को करते हैं वो क्या कहलाएंगे बताओ? मध्यम पुरुष। क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है, नंबर 3 अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा है हमारा? अन्य पुरुष। तो कैसे कहेंगे बताओ? कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक उस व्यक्ति के लिए करे जो वहां उपस्थित नहीं हो। जो वहां क्या नहीं हो? उपस्थित नहीं हो, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वक्ता और श्रोता किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें। क्या याद रखना है? कि वक्ता और श्रोता किसी ऐसे अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें जो वहां उपस्थित नहीं हो, तो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे बताओ? अन्य पुरुष। क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। अब इसमें कौन कौन आएंगे देखो, तो इसमें आएंगे देखो यह, वह, ये, वे, उसे, उसके, उसका, उन्हें। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे बताओ? अन्य पुरुषवाचक। तो उसे, उसका और क्या बताओ? उसकी। ठीक है, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे बताओ? अन्य पुरुष में। जैसे हम बात करें कि मोहन विद्यालय क्यों नहीं आया, तो एक छात्र कह रहा है कि वह गांव चला गया। इसका मतलब वह वहां यहां उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा प्रश्न किया कि मोहन स्कूल क्यों नहीं आया, तो एक कह रहा है उसकी दादी मर गई। ठीक है, तो इसका मतलब है वह यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग किया? उसकी। तो उसका, उसी, उसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, वो नहीं आया तो उसे ये कह देना
कि वह इसका रिवीजन कर ले। तो इसका मतलब ये सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कौन से व्यक्ति के लिए कर रहे हैं? जो यहां उपस्थित नहीं हो। तो ये कैसे कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक। कैसे कहलाएंगे? अन्य। तो बिल्कुल सिंपल है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको याद रखना है कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बताओ पहला पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। क्या याद रखेंगे? कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हो कैसे हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या आएगा बताओ? मध्यम पुरुष। तो क्या याद रखोगे? कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं वो कैसे कहलाएंगे? मध्यम पुरुष। और वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग दो बात करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो वहां उपस्थित नहीं हो, तो उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो कैसे कहलाएंगे? अन्य पुरुष। ठीक है। अब देखो, आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे, वहां उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन कह देते हैं। ठीक है। और मध्यम पुरुष को क्या कह देते हैं? सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो बात वहां भी वही है और यहां। अब वहां हम पढ़ते हैं कि भाई आई और वी। ठीक है। आई और वी ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यानी आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। लेकिन वहां ऐसा ही नहीं है। वहां आई, माई, मी, तो माई माने मेरा, मी माने मुझे। परिवर्तन वहां भी उसी प्रकार होता है। ठीक है। और वहां मध्यम पुरुष कौन होता है? यो, योवर्स। तो यहां भी हमने तो या तुम को पढ़ा। और वहां थर्ड पर्सन में क्या आता है? हे, से। ठीक है। तो इसका मतलब यह है, यह और वह। तो बिल्कुल याद रखना है कि ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। कौन सा है? पुरुष। और पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इस तरह आपको समझते हुए बिल्कुल आगे चलना है। इससे ज्यादा बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा तो बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई। ठीक है। अब दूसरा सर्वनाम पढ़ेंगे हम, कौन सा बताओ? निश्चयवाचक। कौन सा पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या परिभाषा हुई इसके? कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, स्थान व प्राणी का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक क्या सर्वनाम कहते हैं? तो बताओ फिर से क्या? कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी का निश्चय बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे। तो देखो, यही शब्द हमने अन्य पुरुष में पढ़े थे। यह, वह, ये, वे पढ़े थे ना। और यही सर्वनाम शब्द किस में आ गए बताओ? निश्चयवाचक में आ गए। तो अंतर ये याद रखना है कि यदि यह, वह का प्रयोग पुरुष के लिए होता है तो पुरुषवाचक होगा, और यदि पुरुष के अलावा किसी अन्य के लिए होता है तो फिर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। जैसे यह मेरी पतंग है। तो बताओ यह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? पतंग के लिए। वह मेरी गाड़ी है। तो बताओ वह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? गाड़ी के लिए, है ना। ये मेरी पुस्तकें हैं। ये क्या? मेरी पुस्तकें हैं।
वे मेरे कपड़े हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि यह का प्रयोग तो होता है नजदीक की वस्तु के लिए और वह का प्रयोग होता है क्या बताओ, दूर की वस्तु के लिए। तो यह वह, अब देखो यहां देखो, यहां यह का प्रयोग पतंग के लिए हो रहा है, यहां वह का प्रयोग गाड़ी के लिए हो रहा है, ये का प्रयोग पुस्तकों के लिए हो रहा है, वे का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, कपड़ों के लिए। तो इसमें हम करेंगे कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं ये कहूं कि वह जा रहा है, वे खेल रहे हैं, ठीक है, तो अब वह जा रहा है, यहां वह का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो रहा है या वस्तु के लिए हो रहा है, व्यक्ति के लिए। किसके लिए हो रहा है, व्यक्ति के लिए। तो फिर हम कर देंगे कौन सा, पुरुषवाचक। ठीक है, वे खेल रहे हैं तो वस्तु थोड़ी खेल रही है, कौन खेल रहे हैं, छात्र खेल रहे हैं या व्यक्ति खेल रहे हैं। तो अब यहां कौन सा हो जाएगा भाई, पुरुषवाचक। तो बताओ क्या याद रखना है कि निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक में समान सर्वनाम शब्द आते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा वो आपको याद रखना है। क्या, अब लिखो क्या अंतर है। मैं दो का ही नाम लिख रहा हूं यहां, है ना, तो नोट डाल के लिखो आप कि यदि यह वह का प्रयोग पुरुष के लिए होता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक क्या होगा, सर्वनाम होगा। और यदि यह वह का प्रयोग पुरुष के अलावा किसी अन्य के लिए होता है, किसी क्या, अन्य के लिए, मतलब वस्तु, स्थान, घटना, प्राणी, अन्य में क्या आएगा, ये आएगा, अन्य के लिए होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो निश्चयवाचक क्या होगा, सर्वनाम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यह वह में पुरुषवाचक भी हो जाता है और यह वह में क्या हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी क्या हो सकता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्या रखना है भाई, याद रखना है। ये क्या हुआ, ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। तो अब इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वह मेरा घर है। तो बता अब वह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, घर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। क्या, निश्चयवाचक। और हमने कह दिया कि वह खाना खा रहा है। तो बताओ अब घर थोड़ी खा रहा है, खाना कौन है, व्यक्ति। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा भाई, पुरुषवाचक। और पुरुष में भी कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, वो तो देखना है पुरुषवाचक भी हो और अन्य पुरुष भी हो, तो फिर हम किसको करेंगे, अन्य पुरुष को। ठीक है, वे दौड़ रहे हैं। अब बताओ वे दौड़ रहे हैं तो कौन दौड़ रहे हैं, पुरुष, तो ये कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। और वे मेरी पुस्तकें हैं। तो अब यहां क्या हो जाएगा बताओ, निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा,
निश्चयवाचक। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि यदि यह वह का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तो अन्य पुरुषवाचक, और व्यक्ति के अलावा यानी किसी वस्तु के लिए होता है तो फिर हम कर देंगे कौन सा बताओ, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा कर देंगे, निश्चयवाचक। तो दो हो गए हमारे, पुरुषवाचक और क्या बताओ, निश्चयवाचक। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे तो वो है हमारा क्या बताओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या, सर्वनाम। तो देखो पहले जो हमने परिभाषा लिखी है, निश्चय और अनिश्चय में ए का अंतर है। किसका अंतर है, ए का। और ए का मतलब क्या होता है, नहीं। तो उसी परिभाषा में केवल आपको नहीं जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, यानी वहां तो कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो नहीं लग गया तो निश्चय के आगे क्या लगा दिया हमने, अनिश्चय। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और बताओ इसमें कौन आया था, कोई और कुछ, और एक और आ जाता है किसी। कोई, कुछ और क्या बताओ, किसी। ये किसमें कहलाएंगे बताओ, अनिश्चय में। अब कोई का प्रयोग तो होता है सजीव के लिए और कुछ का होता है क्या बताओ, निर्जीव के लिए। तो इसमें यही आएंगे। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, अब इसका मतलब है हमें निश्चित बोध नहीं है, इसलिए तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, कोई का, है ना। सीता कुछ लिख रही है। अगर हमें पता होता वो कविता लिख रही है कि निबंध लिख रही है तो नाम लिख देते कि सीता निबंध लिख रही है। कुछ का प्रयोग इसलिए लिखा कि लिख तो रही है लेकिन पता नहीं क्या लिख रही है, तो इसलिए क्या गया, निर्जीव है तो किसका प्रयोग कर दिया, कुछ का। तो कोई और कुछ, है ना। मैं कहूं किसी ने कहा था, अगर मुझे याद होता तो मैं उसका नाम ही ले देता। किसका प्रयोग कर दिया, किसी का। ठीक है, किसका प्रयोग कर दिया, किसी। ध्यान रखना किसी और किसकी, इन दोनों में अंतर है। अगर किसकी आ जाए तो प्रश्नवाचक होगा, किसकी पुस्तक पढ़ी है तो उत्तर दोगे। और यहां किसका प्रयोग क्या है, किसी ने कहा था। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं है। अगर होता तो हम कह देते, इसलिए यहां किसका प्रयोग कर दिया, किसी का। तो बिल्कुल याद रखोगे, सिंपल है। कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। कौन कौन से शब्द आते हैं, कोई, कुछ और किसी। ठीक है, चलो अगला जो हमारा सर्वनाम आता है नंबर 4, उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बिल्कुल आसान है इसके अंदर भी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के बारे में
किए गए प्रश्न का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के बारे में किए गए प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रश्न। सीता क्या लिख रही है, तो क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। सीता क्या लिख रही है? अभी मैंने बताया था किसकी पुस्तक रखी है, तो क्या पूछा जा रहा है? ये प्रश्न। तो किसकी का प्रयोग भी हम प्रश्न के लिए क्या बताओ कर देते हैं। और कर्ता के साथ ये नहीं हो जाएगा, जैसे यह प्रश्न किसने किया, तो यह भी क्या है बताओ, इस तरह भी आ सकता है। इसमें प्रश्नवाचक आएगा, पूर्ण विराम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कौन सा बताओ? प्रश्नवाचक क्या सर्वनाम। ठीक है, चलो आगे हम चलेंगे। तो पांचवा आता है हमारा क्या बताओ? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? संबंधवाचक क्या सर्वनाम। तो यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी एक बात या वाक्य का संबंध दूसरी बात या वाक्य से बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या बताओ? संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या हो गया बताओ कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी एक बात कह दो या वाक्य का संबंध दूसरी बात या वाक्य से बताते हैं, दूसरा वाक्य हो जाएगा, वाक्य से बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक क्या सर्वनाम क्या कहते हैं। अब क्या बताया था बताओ इसमें मैंने आपको कि जो और क्या बताओ सो। देखो यदि जो के साथ सो लगा है, ठीक है, तो जो तो हो जाएगा संबंधवाचक और सो हो जाएगा क्या बताओ? सहसंबंधवाचक। परंतु याद रखना है कि सहसंबंधवाचक अलग से कोई सर्वनाम नहीं होता, इसे संबंधवाचक का क्या बताओ? भेद ही माना जाता है, यानी सो अलग से कोई सर्वनाम नहीं होता। ठीक है, तो जो तो संबंधवाचक हो जाएगा सो। अगर जो का हम विकारी रूप करें तो ये जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? वैसा हो जाएगा। अगर यहां हम जैसी करेंगे तो ये वैसी हो जाएगी। अगर हमने क्या बताओ यहां जितना लिख दिया तो यहां क्या है बताओ? उतना हो जाएगा। ठीक है, तो जो सो जैसा वैसा जितना उतना, ठीक है, ये सब क्या है बताओ?
इसी के विकारी रूप हैं। ठीक है, तो अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जो पढ़ेगा सो सफल होगा, या नौकरी लगेगा, एक ही बात है। जो करेगा सो बरेगा। ठीक है, और दूसरा अपन बात करें, जैसी करनी और क्या बताओ, वैसी क्या भरनी। तो जैसी के साथ क्या लग गया, वैसी लग गया। ऐसे ही हम कहेंगे कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना के साथ क्या हो गया बताओ, उतना। क्या हो गया, उतना। और कभी कभी केवल जो का ही प्रयोग हो जाए कि यह लड़का जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है, तो जो का प्रयोग तो हो गया, जो के साथ क्या नहीं लगा, सो। या यह वही कार है जिसे मैंने कल खरीदा था, जो का ही विकारी रूप क्या हो गया, जिसे। तो यहां केवल संबंधी है, सह संबंध का प्रयोग क्या नहीं हो रहा। तो ऐसा भी कभी कभी क्या बताओ हो जाता है कि एक का प्रयोग हो सकता है और क्या बताओ, दोनों। एक और होता है, जैसे कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी के साथ क्या लग गया, उसकी लग गया। तो ये संबंध को बताते हैं, किसको बताते हैं, संबंध को। तो ये हो गए संबंधवाचक क्या, सर्वनाम। तो मैंने कहा था कि संबंध के साथ सह संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता वो ये है कि यह वही कार है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो यहां या यह वही लड़का है जो कल नहीं आया था। तो यहां जो के साथ किसका प्रयोग नहीं हो रहा, सो का। ठीक है, तो ये हुआ अपना कौन सा, संबंधवाचक। लास्ट और बचा है हमारा एक, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बताओ इसके अंदर क्या आता, आप, स्वयं भी आ सकता है, आप भी आ सकता है और क्या आ सकता है, स्वयं भी आ सकता है ना। आप है, स्वयं है, खुद भी आ सकता है, ये इसी के पर्यायवाची हैं। आप, स्वयं और क्या बताओ, खुद। इनका प्रयोग जब होता है तो ये हमेशा उत्तम पुरुष के साथ होता है। किसके साथ होता है, उत्तम पुरुष। तो याद रखना कि निजवाचक सर्वनाम में जब भी आपका प्रयोग होगा तो किसके साथ हो जाएगा, उत्तम पुरुष के जैसे। जैसे मैं स्वयं खाना बनाता हूं, तो देखो इसमें पुरुषवाचक भी आ रहा है और क्या आ रहा है, स्वयं भी आ रहा है, निजवाचक भी आ रहा है। तो ध्यान रखना ऐसे में आपको निजवाचक ही करना है। लेकिन अगर उसने केवल मैं को रेखांकित कर दिया तो फिर आप क्या करोगे, पुरुषवाचक। ठीक है, और यदि स्वयं को कर दिया तो भी निजवाचक, और बिना रेखांकित के आता है तो भी आपको क्या करना है, निज। जल्दबाजी में मैं को देख के आप पुरुषवाचक मत कर देना। ठीक है, कि मैं स्वयं खाना बनाता हूं, मैं अपने आप पढ़ता हूं। तो यानी यहां भी हमें किसका बोध हो रहा है, निजता का। ठीक है, मैं, हाँ,
खुद गाड़ी चलाता हूं, यानी स्वयं चलाता हूं या खुद चलाता हूं। तो यानी उत्तम पुरुष के साथ इनका प्रयोग होता है किसका बताओ, निजवाचक सर्वनाम का। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें एक आप भी आता है, जैसे अपने आप आ गया। अब ये आपको याद रखना है कि आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए भी होता है। किसके लिए होता है, मध्यम पुरुष के लिए। तो क्या याद रखना है कि यदि आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है तब तो करना है आपको कौन सा बताओ, निजवाचक। और यदि आप शब्द का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति के लिए हो तो फिर क्या करना है बताओ, मध्यम पुरुष। क्या करना है, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो लिख लो नोट डाल के कि यदि आप शब्द का प्रयोग, यानी सर्वनाम शब्द का, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। और यदि आप शब्द का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति के लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो मैं आप पढ़ लूंगा निजवाचक, और आप पढ़ो तो क्या हो जाएगा बताओ, मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, मध्यम। सामने वाले आप घर पर नहीं पढ़ते तो क्या हो जाएगा बताओ, मध्यम पुरुष। और मैं स्वयं घर पढ़ लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, निजवाचक। तो ये ध्यान रखना है कि दो सर्वनाम शब्द हैं आप, एक तो आप जो दो जगह होता है, और एक यह और वह, उसका अन्य पुरुष में भी होता है और किसमें होता है, निश्चयवाचक में। और आपका प्रयोग कहां होता है बताओ, किसमें होता है, या निजवाचक में भी होता है और किसमें होता है, मध्यम पुरुष में। और याद रखना है आपका प्रयोग कभी कभी अन्य पुरुष के लिए भी हो जाता है। जैसे कोई महान या कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए हम संबोधन के रूप में आपका प्रयोग कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं, आपके इस योगदान को, ठीक है, साहित्य में कभी भूला नहीं जा सकता। तो अब जयशंकर प्रसाद जी यहां उपस्थित नहीं है, उनके लिए हमने आप शब्द का प्रयोग किया है, तो ये किस में हो जाएगा बताओ, अन्य पुरुष में। तो ये हमारा एक टॉपिक था सर्वनाम। अगर इस टॉपिक को, इस प्रकरण को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया तो इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं। इसी टॉपिक की नहीं, हमारे सभी टॉपिक ऐसे हैं, बहुत ही विस्तार से एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको क्या बताओ पढ़ाया गया है। ठीक है, थैंक यू। बाकी अगली क्लास कल।